नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान गुटबाजी खत्म करने का संदेश। यूएन में शशि थरूर का वार, चीन पाकिस्तान को आतंक पर लताड़ा। देश में फिर लौट रहा है कोरोना, 24 घंटे में 5 मौतें, अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। अग्निवीरों को मिला तोहफा, योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण को दी मंजूरी। मुंबई एयरपोर्ट पर 52 करोड़ की कोकीन जब्त, विदेशी तस्कर गिरफ्तार। और पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना है। राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं को गुटबाजी खत्म करने, एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा, बल्कि सभी मिलकर फैसला करेंगे। अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम करेंगे। राहुल गांधी ने संगठन के पुनर्गठन को लेकर सख्त रुख अपनाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की मदद करने वाले नेताओं की पहचान की जाए और संगठन में सही व्यक्तित्व को सही स्थान दिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटियों की भूमिका को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। कांग्रेस मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाने का संदेश दिया है। राहुल गांधी के इस अभियान से कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी समूहों के संदर्भों को रोकने में पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए चीन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने चीन के समर्थन से आतंकवादी समूहों के नाम हटा लिए, जिससे इसका कोई संदर्भ नहीं है। थरूर ने यूएनएससी में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया और कहा कि हमें उस स्थिति को बदलना होगा। भारत और अन्य देशों को सुरक्षा परिषद में एक साथ होना चाहिए। थरूर ने भू राजनीतिक गठबंधनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। कहा कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब भारत ने सुरक्षा परिषद में अपने मित्रों को सुरक्षा परिषद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में प्रतिरोध मोर्चे का उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित किया, तब भी हमने इस बारे में रिपोर्ट की। हमें आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होना होगा और सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखनी होगी। थरूर ने कहा कि भारत को सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखने का अधिकार है। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से अधिकांश को पहले से ही कोई बीमारी थी। ये मौतें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले बढ़कर 4026 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 59 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 20 अकेले मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में इस साल 1 जनवरी से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 873 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 44 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से न घबराने की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने एहतियाती उपाय बढ़ा दिए हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और वो बेड की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आपातकालीन संसाधनों का स्टॉक कर रहे हैं। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने और मास्क पहनने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रित किया जा सके। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। इससे पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। योगी सरकार का ये फैसला अग्निवीरों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा। इससे उनकी सेवाओं को और भी मान्यता मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 50% पदों को आरक्षित रखा जाएगा। इससे पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने में मदद मिलेगी।
योगी सरकार का ये फैसला अग्निवीरों के लिए बड़ा समर्थन साबित होगा। इससे उनकी सेवाओं का सम्मान होगा और उन्हें नौकरी पाने में आसानी होगी। सरकार का ये फैसला जल्द ही लागू किया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो शरीर में छिपाकर कोकीन ला रहा था। उसके पास से 52 करोड़ रुपए की यानी कि 5 किलो 154 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। ये कोकीन सफेद पाउडर के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों में छुपाकर मुंबई लाई गई। एक सूचना के आधार पर जब तलाशी ली गई तो पूरा मामला सामने आया। फील्ड टेस्ट में ये पदार्थ कोकीन निकला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क और भारत में संपर्कों की पड़ताल कर रही है। ये गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट पर एक बड़ा वार मानी जा रही है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक 17 साल की टिकटॉक स्टार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सना यूसुफ, जो एक चर्चित टिकटॉकर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उसकी हत्या उसके अपने ही घर में कर दी गई। हमलावर कोई बाहर से नहीं बल्कि घर का मेहमान बताया जा रहा है, जिसने सना को नजदीक से 2 गोलियां मारी और फिर भाग निकला। सना की मौत मौके पर ही हो गई। सना के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीआईएमएस में भेजा गया है, जहां पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी एंगल पर विचार कर रही है, जिसमें ऑनर किलिंग की संभावना भी शामिल है। सना यूसुफ की हत्या से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सना यूसुफ पाकिस्तान में नई पीढ़ी की डिजिटल आवाज थी। वो न सिर्फ हंसाने वाली रील्स बनाती थी, बल्कि महिला अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी से रखती थी। सोशल मीडिया पर उनके लगभग 5 लाख फॉलोअर्स थे और उनके अलग अलग अकाउंट ब्रांड डील्स और कैंपेन के लिए इस्तेमाल होते थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स ने सना को गोली मारी वो शायद उनका परिचित था और इनवाइटेड गेस्ट के रूप में घर आया था। यही बात जांच को ऑनर किलिंग या व्यक्तिगत रंजिश की ओर मोड़ रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सना के परिवार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तान में ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की गई है। इससे पहले भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या हो चुकी है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नागपुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी बयानों पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने तीखा हमला बोला है। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्यारे खान ने कहा है कि नीतीश राणे ऐसे बयान देकर महाराष्ट्र की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश राणे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सोच और उनके संस्कारों को समझना चाहिए। फडणवीस सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं, जबकि नीतीश राणे सिर्फ नफरत फैलाने में लगे हैं। प्यारे खान ने 2 टूक में बयान देते हुए कहा कि राणे सोच समझकर बोलें, उनकी बयानबाजी से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने राणे के बयानों को राज्य को बर्बाद करने वाला बताया। खास बात यह है कि प्यारे खान ने ईद और कुर्बानी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम भी यही कहता है कि जहां जो कानून है उसका पालन हो। महाराष्ट्र में गौवंश बैन है और उसका पालन होना चाहिए। कुरान भी यही कहती है कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्यारे खान ने जोर देकर कहा कि जो मुसलमान भारत में हैं वो ईमानदार हैं और उन्हें कानून के अनुसार चलना चाहिए।
नीतीश राणे और उनके नेताओं को समाज में सौहार्द बिगाड़ने से बचना चाहिए। देखिए, नीतीश राणे जी जो बार बार नफरती बयान देते हैं, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो बार बार वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करके बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। देवेंद्र जी को शायद वो जानते नहीं। देवेंद्र जी आज जो हमारे जो नेता है, वो महाराष्ट्र के नहीं, आज उनको पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत, पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। और आज वो महाराष्ट्र को जो है समृद्ध बनाने पे काम कर रहे। और नीतीश राणे जो है वो महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे। वो पता नहीं उनको क्या है मुसलमानों से, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है वो आज इस हिंदुस्तान में सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। और नीतीश राणे ये सबको, जो प्रधानमंत्री है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। तो मुसलमानों के ज़ख्मों को बार बार खुरेदना नहीं चाहिए। क्योंकि जो यहाँ जो भारत में जो मुसलमान रहता है वो ईमानदार मुसलमान है। जो पाकिस्तान चले गए वो हो सकता बेईमान थे, लेकिन हम जो यहाँ मुसलमान रहते हैं वो भारत के मुसलमान हैं। हम ईमानदारी से यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते, यहाँ के कायदे को मानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में अगर आप उठा के देखो तो पारा नंबर 13, सूरा नंबर 12, आयत नंबर 76 में लिखा हुआ है कि जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस कस्बे में आप रहते हैं, वहाँ के कायदे को मानना है। अगर यहाँ पे कायदा है कि गो हत्या, यहाँ पे गोवंश जो है बैन है, तो कोई भी मुसलमान यहाँ पे गोवंश की कुर्बानी नहीं करेगा। बात है बकरा ईद की, बकरे की कुर्बानी करना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों की कुर्बानी होती है। अब बकरे से जो विषय है उसमें बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो खटीक समाज अगर देखो तो वो हिंदू समाज है। तो बकरे की जो कुर्बानी है वो समस्त हिंदू समाज ही उसका, यानी अगर उसको बकरे को काटने का जो काम करता है, मुसलमान तो खाली कुर्बानी देता है, उसको तकसीम करने का, उसको काटने का काम जो करता है वो हिंदू समाज का, खटीक समाज करता है। तो ये हिंदुओं पे भी अत्याचार है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों पे। आज उनके भी रोजगार से खेला जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करना था, लेकिन इस योजना का लाभ कुछ ऐसी महिलाओं ने लिया जो सरकारी नौकरी कर रही थीं। अब इसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार 2652 सरकारी महिला कर्मचारियों ने इस योजना का गलत लाभ उठाया है, जिसे सरकार को 3.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार ने इन कर्मचारियों से राशि वसूलने का निर्णय लिया है और जांच जारी है। बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने मीडिया द्वारा योजना पर पूछे गए सवाल पर कहा कि महाराष्ट्र में जिन लाडली बहनों ने सरकारी नौकरी करते हुए लाभ लिया वो गलत है। एक साथ दो योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो हम उनको लाभ नहीं देंगे। बिल्कुल गलत है। अगर सरकारी उसमें कोई कर्मचारी है तो अच्छा सरकार भी ले रहे हैं और इधर उसका भी फायदा लोग उठा रहे, कोई महिला हमारी बहनें उठा रही, तो मुझे लगता है ये बात गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको जो लाभ मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाए। महाराष्ट्र के सातारा के पवई नाका पर राजनीति का पारा उस वक्त चढ़ गया जब शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने संजय राउत की किताब स्वर्ग नर्क में की खुलेआम होली मना दी। जिला प्रमुख रंजीत भोसले और अन्य पदाधिकारियों ने किताब की प्रतियां पहले फाड़ी और फिर उसमें आग लगा दी। दरअसल एकनाथ शिंदे के समर्थक संजय राउत द्वारा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की आलोचना किए जाने को लेकर शिंदे समर्थक गुस्से में हैं। शिंदे समर्थकों का कहना है कि राउत ने शब्दों की मर्यादा लांघी है और अब जवाब सड़क पर मिलेगा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राउत को सतारा में आने की खुली चुनौती दे डाली। स्वर्ग नर्क में को लेकर अब सियासी घमासान और तेज हो गया है। संजय राउत यांचं नरकातील स्वर्ग या पुस्तकाचं आम्ही गेले 15 दिवस झालं कौतुक बघतोय। कौतुक कासाठी? संजय राऊत काय स्वातंत्र्य सैनिक आहेत का? संजय राऊत काय गोरगरिबांच्या एखाद्या हक्कासाठी जेलमध्ये गेलेत का? भ्रष्टाचारी माणूस, सकाळी उठायचं आणि भुकत राहायचं, आणि हे भुकत असताना काय पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणाची वाट त्या पुस्तकाचं कौतुक, नरकातील स्वर्ग आम्ही 15 दिवस झाला ऐकतोय। हिंदुत्व बाळासाहेबांच्या, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांच्या
विचारानं लावलं शिवसेनेचं हिंदुत्वाचं रोपटं हे त्यानं नष्ट करून नवाब म्हणून त्याचा उल्लेख व्हायला लागल्यानंतर आमच्या सातारा जिल्ह्याचे भूमिपुत्र माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी ते रोपटं वाचवण्याचा प्रयत्न केला, हिंदुत्व जागरूक ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नुकताच नवनिर्वाचित सातारचे जिल्हा प्रमुख आमचे रणजितजी भोसले यांनी वक्तव्य केलं आणि आज आम्ही ज्या पद्धतीने निषेध केला आहे त्याचं तुम्हाला कारणही कळलं आहे. आमचं दैवत ज्यांनी आमच्या बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार, हिंदू हृदय सम्राटांचा विचार चालू ठेवला, हे आत्ता उपमुख्यमंत्री आपले सातारचे भूमिपुत्र एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या विचाराने प्रेरित झालेले आम्ही माणसं आहोत. त्यांचे विचार पुढे घेऊन आमच्या सातारचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आम्हाला ताकद दिलेली आहे, हिंदुत्वाचा वारसा आमच्यामध्ये जागा ठेवलेला आहे. आणि आम्ही जसं शिवसेनेत प्रवेश केला मूळच्या, तेव्हापासून संजय राऊतांचं, मी म्हणते संजय डाऊटांचं तोंड हे गटारीगत चालू आहे. हे गटारीचं तोंड एकदा उघडलं की जसं नाल्याचा वास सुटतो तसं सकाळपासून आमच्या डोक्यात ते घुमघुमत असतं. आम्ही कितीही विचार केला यांचा विचार सोडायचा, पण ते जास्तच बोलतात, कधी महिलांवर बोलतात, आक्षेपार्थ. महाराष्ट्र के बीड़ के दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का जिसकी सुनवाई आज बीड़ कोर्ट में हुई, कोर्ट में सरकारी वकील उज्जवल निकम खुद मौजूद रहे। उनके साथ सहायक सरकारी वकील बाला साहेब कोल्हे भी पेश हुए। वहीं आरोपी वाल्मीकि कराड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सरकारी पक्ष की ओर से निकम ने दावा किया कि इस मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि सभी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं, लेकिन डिजिटल साक्ष्य पेन ड्राइव अभी तक नहीं मिली है। आरोपी पक्ष के वकील विकास खाड़े ने तर्क दिया कि वही दस्तावेज चाहिए जो निकम ने बतौर सबूत सौंपे हैं। सरकारी पक्ष ने आरोप तय करने के लिए विधिवत आवेदन दायर किया है। सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया। सरकारी पक्ष ने आरोपी वाल्मीकि कराड की चल अचल संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। वहीं कराड की ओर से मकोका से बरी करने का आवेदन भी पेश किया गया, जिस पर 17 जून को बहस होगी। पूरी सुनवाई करीब 53 मिनट तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे। अब इस केस की अगली तारीख 17 जून तय की गई है, जहां आरोप तय करने और संपत्ति जब्ती जैसे अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। आरोपी वाल्मीकि कराड याची सर्व स्थावर मिळकत चल आणि अचल हा जप्तीचा जो आम्ही सरकारतर्फे अर्ज दिला होता, त्याला आज वाल्मीकि कराडने न्यायालयात वकिलांच्या मार्फत उत्तर दिलेलं आहे। त्या अर्जाची चौकशी 17 तारखेला होईल आणि त्या अर्जावर त्याचा युक्तिवाद माझे सहकारी ॲडव्होकेट कोल्हे हे करतील। तसेच या खटल्यामध्ये मोकाकाखाली मला दोषमुक्त करावे असा जो वाल्मीकि कराडचा अर्ज होता, त्यावर आम्ही कोर्टाला न्यायालयाला असं प्रस्तावित केलं की आपण याला दोषमुक्त करावं किंवा त्याच्यावरती आरोप निश्चित करावे आणि त्याप्रमाणे असा आम्ही जो निर्णय घ्यायचा आहे तो एकत्रित सुनावणीत घेण्यात यावा। अर्थात त्यावरती न्यायालयाने आणि अर्थात बचाव पक्षांच्या वकिलांची हरकत असल्यामुळे बचाव पक्षांच्या तर्फे असं सांगण्यात आलं की प्रथम दोषमुक्तीतून त्याला मोकाखातून त्याला मुक्त करावं, या अर्जावरती चौकशी व्हावी, त्याला आम्ही हरकत नाही असं म्हटलं। आणि म्हणून आता वाल्मीकि कराडला मोकाच्या तरतुदी लागू होतात किंवा कसं, यावरचा 17 तारखेनंतर युक्तिवाद होईल। त्या दरम्यान 17 तारखेला जे काही अर्ज न्यायालयात प्रलंबित होती त्यावरती युक्तिवाद आणि न्यायालय त्यावरती निर्णय येईल। 17 तारखेला ही तारीख फार त्या अर्जांच्या चौकशी करत असल्याने मी त्या तारखेला उपस्थित राहणार नाही, परंतु ज्या ज्या वेळेला महत्त्वाच्या घडामोडी असतील त्यावेळेला मी निश्चित न्यायालयात हजर असणार आहे आणि तसंच माझे सहकारी ॲडव्होकेट कोल्हे हे सरकारतर्फे बाजू हे 17 तारखेला मांडतील। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मीरिया समुद्र तट पर खड़ा वो विशालकाय जहाज जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, अब टूटकर इतिहास बन गया है। 6 साल पहले निसर्ग तूफान के दौरान अटका बसरा स्टार जहाज अब समुद्र की ताकत के सामने 2 टुकड़ों में बट चुका है। लहरों की लगातार टकराहट और प्रशासन की अनदेखी ने मिलकर इस जहाज को मलबे में तब्दील कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने जहाज को हटाने के लिए समय सीमा भी तय की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। समुद्री बोर्ड की चेतावनियों को दरकिनार किया गया। नतीजा अब ये जहाज टूट पड़ा है।
1200 मीटर के बांध कार्य में यही जहाज सबसे बड़ी रुकावट बना रहा, जिससे सुरक्षा कार्य भी अधर में लटक गया। सफेद सागर से जय हिंद चौक तक का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा खतरा था, आज भी अधूरा है। बसरा स्टार अब सिर्फ टूटी यादों का हिस्सा बन चुका है और समुद्र में बिखरा पड़ा है। उसका ढांचा सोशल मीडिया पर वायरल रील्स ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया था, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला। लेकिन अब इस मलबे में बदल चुके जहाज से ना तो कोई रोजगार मिलेगा, ना ही पर्यटन। एक ऐसा उदाहरण बन गया है बसरा स्टार, जो बताता है कि अगर वक्त रहते कदम ना उठाया गए तो प्रकृति खुद फैसला लेती है। जहाज का टूटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुस्ती की पोल भी खोलता है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या मीरिया बीच को फिर से सुरक्षित और सुंदर बनाया जाएगा? क्या टूटे जहाज के मलबे को हटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रत्नागिरी में ऐसा कोई हादसा नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? फिलहाल मीरिया समुद्र तट पर बसरा स्टार की टूटी हुई छाया प्रशासन की उदासीनता पर गवाही दे रही है। और यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कन्नड़ तमिल भाषा विवाद में फंसे अभिनेता कमल हसन को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि किसी भी नागरिक को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जस्टिस नाग प्रसन्ना ने कहा है कि अगर एक पब्लिक फिगर ऐसे बयान देगा तो इससे माहौल खराब होगा। कमल हसन की आगामी फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर कर्नाटक में बैन की अपील के खिलाफ याचिका दायर हुई थी। कोर्ट ने कहा है कि कमल हसन ने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और अब वो आर्थिक हित की बात कर रहे हैं। एक माफी समाधान कर सकती थी, लेकिन कमल हसन का रवैया ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि आप कमल हसन हो सकते हो या कोई और भी, आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। टीवी इंडस्ट्री के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। अभिनेता विभू राघव का निधन हो गया है। वो स्टेज 4 कोलन कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे। उन्होंने मुंबई के नानावटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। विभू ने निशा और उसके कजन्स और सावधान इंडिया जैसे पॉपुलर टीवी शोज में काम किया है। वो अपने कैंसर के बीच अपनी अदाकारी और सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए जाने जाते थे। विभू के निधन की पुष्टि उनकी करीबी दोस्त सिंपल कौर, कावेरी प्रियम और अभिनेता करणवीर मेहरा ने की है। विभू के निधन के बाद उनके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिंपल कौर ने सोशल मीडिया पर विभू की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारी मन से बता रहे हैं कि हमारा प्यारा दोस्त विभू अब हमारे बीच नहीं रहा। करणवीर मेहरा और सौम्या टंडन ने भी विभू को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। विभू के फैंस और दोस्त उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विभू की यादें और उनके शोज में उनका योगदान हमेशा फैंस के दिलों में रहेगा। रामायण फिल्म में एक और बड़े सितारे की एंट्री हुई है जो भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे। वो है मोहित रैना, जिन्होंने देवों के देव महादेव में भगवान शिव की भूमिका निभाई थी। अब रामायण में नजर आएंगे। मोहित रैना की पहचान भगवान शिव के रूप में ही बन गई है और अब वो बड़े पर्दे पर इस भूमिका को दोहराएंगे। रामायण एक पौराणिक फिल्म है जो 2 भागों में रिलीज होगी और इसमें कई बड़े सितारे अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही है और दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार भी है। मोहित रैना की एंट्री से फिल्म में और भी जान आ जाएगी। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मोहित रैना भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे। हालांकि मेकर्स या एक्टर की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और मोहित रैना की एंट्री से फिल्म में और भी उत्साह बढ़ जाएगा। रामायण फिल्म में हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा और टीवी जगत तक के सितारे नजर आएंगे। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया